कलयुग। मैं कलयुग हूँ महाराज, और मेरा ऐसा स्वभाव ही है कि दूसरों को सताना, दूसरों को मारना, दूसरों पर अपना अधिकार जमाना। अब कलयुग चल रहा है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कलयुग कैसे लगा? अब वही कलयुग कह रहा है कि मेरा नाम कलयुग है और मेरा स्वभाव है दूसरों को मारना, दूसरों को पीटना, दूसरों को सताना, दूसरों पर अपना अधिकार है। मेरा यही स्वभाव है। अब मेरा भी समय आ चुका है, क्योंकि द्वापर तो समाप्त हो गया था, अब कलयुग है। तो कलयुग कह रहा है कि मेरा भी समय आ गया है। अब मुझे भी कहीं रहने का स्थान दे दीजिए, मुझे भी कहीं रहने का स्थान दे दीजिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ आपकी परछाई मुझे दिखने लगती है तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अब मेरा भी समय आ गया है, मुझे भी कुछ रहने का ठिकाना दे। अब परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान दे रहा हूँ, 4 स्थान दे रहा हूँ, जहाँ युद्ध होती हो, जहाँ क्रीड़ा होती हो, जहाँ क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान होता हो, अर्थात मद पिया जाए। मद में अर्थात दारू, गाँव की भाषा में दारू करते हैं हम लोग, मद पीते हैं। और लोग मद कहते हैं मद्यपान जहाँ हो रहा हो वहाँ पर तुम रह सकते, और जहाँ स्त्री संग हो रहा हो वहाँ पर भी तुम रह सकते। अब 4 स्थान दे दिया। अब कलयुग कह रहा है कि अरे महाराज, आपने मुझे स्थान दे दिया तो मैं स्वीकार करूं। आपने मुझे जितने भी स्थान दिए सब थोड़ी मेरे क्वालिटी लायक नहीं, मेरे महत्वपूर्ण चीज नहीं दी। मैं इन 4 स्थानों पर तो निवास करूंगा, मुझे कुछ अच्छा स्थान दे दीजिए जहाँ मैं अपने परिवार, कलयुग का परिवार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, जलन, यही सब कलयुग के परिवार है। अब कलयुग कह रहा है मुझे ऐसे अच्छे स्थान पर दे दीजिए जहाँ मैं अपने सभी परिवारों के साथ रह सकूं, सभी परिवारों के साथ रह सकूं। अब इधर राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें सोने में रहने के लिए दे रहा हूँ। अब सोना तो सबके पास होता है, सोना में कलयुग नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि परीक्षित जी ने कहा कि वो सोना ऐसा होना चाहिए जो चुरा कर लाया गया हो, जो लूट कर लाया गया हो, जो छीन कर लाया गया हो, ऐसे सोने में तुम रह सकते। जो मनुष्य अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से वह सोना बनवाया हो और सोना लिया हो, उस सोने में तुम नहीं रह सकते। जो सोना लूट कर लाया गया हो, दूसरों से छीन कर लाया गया हो, छुपा कर लाया गया हो, चोरी करके लाया गया हो, उस सोने में तुम रहो। आज भी वो सोना जो चुरा कर लाया जाता है उसमें भी कलयुग कहता है कि ठीक है, मैं इन 5 स्थानों पर निवास करूंगा। आज भी 5 स्थानों पर कलयुग निवास है। अगर कलयुग का समय बीतने लगा। अब एक दिन राजा परीक्षित ने अपने बाबाओं अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अपने बाबाओं का पक्ष पूरा जिसमें ताला बंद था। होता है ना कि अगर कोई घर पुराना हो जाए तो उसमें ताला बंद रहता है, उसमें ताला बंद रहता है। तो आज राजा परीक्षित के महल में कुछ कमरे हैं जिनमें ताले बंद हैं, और राजा परीक्षित आज उस कमरे को खुलवा रहे हैं। जैसे ही राजा परीक्षित ने भीम का कमरा, अब भीम उनके बाबा थे, बाबा भीम का कमरा खुलवाया, वैसे ही उन्होंने देखा कि बहुत सारे मुकुट रखे, बहुत सारे
हैं और उसमें से उन्हें एक मुकुट पसंद आ गया। उनमें से उन्हें एक मुकुट पसंद आ गया। अच्छा, उन्होंने उस मुकुट को बाहर निकलवाया, उस मुकुट को बाहर निकलवाया और उसे मंत्रियों से पूछा कि ये किसका मुकुट है जो इतना सुंदर लग रहा है। अब मंत्री लोग कह रहे हैं कि अरे महाराज जी, ये आपके बाबा भीम, ये जरासंध का मुकुट है जिसे आपके बाबा भीम ने जरासंध को मारकर उससे छीनकर ये मुकुट लाया। अब आज इधर राजा परीक्षित को याद आ रहा। राजा परीक्षित भूल गए कि मैंने कलयुग को कहा है कि ऐसे सोने में तुम रह सकते हो, जो सोना चुराया गया वो छीन कर लाया। अब आज इधर राजा परीक्षित कर रहे हैं कि अच्छा चलो इसको मुकुट साफ सुथरा करवा के मेरे कक्ष में रखवा दो। ये सुंदर मुकुट ये मुकुट बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे कक्ष में रखवा दो। अब ये होता है कि जैसे राजा कहे वैसे लोग करते हैं। अगर जिस क्षेत्र का राजा है वो राजा बनता है और राजा जो कहता है वही, जहाँ राजा तहाँ प्रजा। अब इधर राजा ने कहा कि इस मुकुट को साफ करवा दो, इस मुकुट को साफ करवा दो, बड़ा सुंदर लग रहा है। मंत्रियों ने वैसा किया, उस जरासंध के मुकुट को साफ करवाकर महाराज के कक्ष में रखवा दिया। एक दिन महाराज बैठे हुए ध्यान लगाए हुए, बहुत बढ़िया ध्यान लगा रहे, भगवान की आराधना कर रहे हैं, बढ़िया नहा धोके आराधना कर रहे हैं। तभी उनके मन में विचार उत्पन्न होता है कि चलो शिकार कर रहे हैं। कृष्ण हरि लाल की जय, सरकार की जय। इधर परीक्षित जी के मन में विचार उत्पन्न होता है कि चलो कहीं पर शिकार कराने, बहुत दिन हो गया शिकार करे, चलो घूम रहे। अब आज जो भीम ने जरासंध का मुकुट छीन कर लाया था, उसी मुकुट को लगाकर आज राजा परीक्षित शिकार करने के लिए चल गए। अब यह कलयुग को मौका मिल गया। मौका होता है ना, कहते हैं कि विश्वास मत छोड़ो, अगला मौका अवश्य मिलेगा। अपना दृढ़ प्रतिज्ञा मत छोड़ो, एक दिन मंदिर तक अवश्य पहुंचो। अब इधर कलयुग को मौका मिल गया और आज कलयुग जाकर राजा परीक्षित के मुकुट में, जो राजा परीक्षित मुकुट लगाए थे, उसी मुकुट में बैठ गया। उसी मुकुट में कलयुग बैठ गया। अब इधर राजा परीक्षित को याद न था कि इस मुकुट में कलयुग का भी वास है। इस मुकुट में कलयुग का वास है। राजा परीक्षित शिकार करने के लिए चल पड़े। अब जाते उन्हें प्यास लगी और वो जल पीने के लिए गए। दोपहर हो गई थी। दोपहर में सूर्य का प्रकाश एकदम पृथ्वी पर सीधा पड़ता है। इसलिए गर्मी लगती है। सर्दी में भी सूरज निकलता है, लगता नहीं है कि सूरज निकला है। क्यों? क्योंकि बदरिया छा लेती है सूरज को और सूरज निकल नहीं पाता। सूरज से निकलता है, कहते हैं सूरज घूम गया। सूरज थोड़ी ना घूमता है, सूरज कभी नहीं घूमता। सूरज अपने एक स्थान
प्यास लगी और राजा परीक्षित पानी पीने के लिए चले और सोच रहे कहीं पर जल मिल जाए तो पानी पी, कहीं पर जल मिल जाए तो पानी पी लें। अब वो कलयुग बैठ गया उस मुकुट में और इधर राजा परीक्षित ने देखा कि एक संत महात्मा बैठे हुए, एक संत महात्मा ध्यान लगाए बैठे हुए। अब कलयुग तो कलयुग को सुचवा रहा है, अर्थात उनके मन में डाल रहा है। राजा परीक्षित के पास जाते हैं तो कलयुग सुचवा रहा है कि ये राजा ये ऋषि संत महात्मा मुझे देख करके ध्यान लगाइए, मुझे देख करके ध्यान लगाइए, जना मुझे जलपान ना कराना पड़े, जना मुझे जलपान ना कराना पड़े। और इस प्रकार कलयुग बहुत से बहुत से सुचवा रहा है, बहुत सी बुरी चीजें सुचवा रहा है। अब इधर राजा परीक्षित उसे समझ क्योंकि सिर पर कलयुग तो सवार ही था। अब राजा परीक्षित क्या किए, एक बड़ी